ओके, सो न्यू एनसीईआरटी से चैप्टर मैथमेटिक्स में, लिसन, मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 हम लोग कवर करेंगे एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। निकाल दो उसको यार, भगा दो भगा दो भगा दो, गेट नहीं लगाया आप लोगों ने। ओके, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, लिसन। तुम लोग जब आते हो तो गेट बंद कर दिया करो उसको। ओके, लिसन, आप लोगों ने 8th क्लास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े थे, सबने पढ़े थे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो एक यहां पर सिचुएशन है, एग्जांपल नंबर 1 इन द न्यू एनसीईआरटी। इट सेज राजू वेंट टू अ शॉप वेयर देयर वर सील्ड बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन सेल। ठीक है, सील्ड बॉक्स हैं, वो सेल्स उनकी लगी हुई थी। ठीक है, द शॉप ओनर टोल्ड हिम दैट रेड बॉक्सेस हैव 4 पेन ईच। रेड कलर के जो बॉक्स हैं उनमें कितने हैं पेन? 4 पेन। एंड द ब्लू बॉक्स हैव 5 पेंसिल ईच। जो ब्लू कलर के बॉक्स हैं उनमें एक है रेड कलर के बॉक्स, सील्ड है ये, ठीक है, और इसमें 4 पेन है, और एक है ब्लू कलर का बॉक्स जो कि इसमें क्या है, 5 पेंसिल्स हैं। ठीक है, नाउ इफ राजू बॉट X red boxes and Y blue boxes, how can he quickly figure out the total quantity of pen and pencil? अगर उसने X नंबर ऑफ रेड बॉक्स लिए और Y नंबर ऑफ ब्लू बॉक्स लिए हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसने कितनी पेंसिल ली है और कितने पेन लिए हैं टोटल? ठीक है, तो अब जरा ध्यान से सुनना। अगर हमें टोटल काउंट निकालना है पेन और पेंसिल का, तो नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं? रेड बॉक्स कितने हैं? X। तो लेट द नंबर ऑफ रेड बॉक्स इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? X। एंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने? Y। तो अगर हमें टोटल पेंसिल और पेन का काउंट निकालना है तो X नंबर ऑफ रेड बॉक्स है, एक बॉक्स में कितने पेन है? 4 पेन है, तो टोटल पेन कितने हो गए? टोटल पेन कितने हो जाएंगे? 4x। एंड टोटल पेंसिल कितनी हो जाएंगी? बोलो, 5y। ठीक है, तो अगर हमें टोटल काउंट निकालना है पेन और पेंसिल का, तो एक एक्सप्रेशन मिलेगा आपको, दैट इज 4x प्लस 5y। अभी इतना समझ में, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, समझ में आ रही बात? ये अभी हम बात पॉलिनोमियल की नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अभी हमने क्या पढ़ा? सिर्फ एक जस्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ ऑल्सो इफ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन्स फॉर फ्री। अब इसके साथ ये सब खरीद लिया उसने, X नंबर ऑफ रेड बॉक्स, Y नंबर ऑफ ब्लू बॉक्स, तो उसको 3 पेन शॉपकीपर ने एक्स्ट्रा दिए हैं फॉर फ्री, कि भाई हमसे सामान लिया इतना ज्यादा तो हम 3 पेन आपको एक्स्ट्रा देंगे। हाउ मेनी पेन्स एंड पेंसिल्स डिड ही गेट ऑल टुगेदर? तो अब इस एक्सप्रेशन में हम और एक चीज ऐड कर देंगे, क्या? +3। ठीक है, तो ये पेन हो गए, 4x पेन और +3, एंड 5y पेंसिल हो गई। तो ओवरऑल समझ में आया ये एक्सप्रेशन? क्लियर हो गया यहां तक? नाउ ऑब्जर्व द X बॉक्स
observe that x red boxes will have 4x pen and y blue boxes will have 5y pencil. Also he got 3 extra pen for free, so the total number of pen and pencil is given by this expression. ये क्या हो गया? टोटल पेन एंड पेंसिल का एक्सप्रेशन आपको समझ में आया? तो ये एक क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इतना सबको समझ में आया? कोई बच्चा ऐसा बैठा है जिसको ये चीज समझ नहीं आई कि ये क्या है? ये एक जस्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर हो गई ये बात सबको? अब इसमें एक ये 4x लिखा हुआ है, एक 5y लिखा हुआ है और एक 3 लिखा हुआ है। इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म। क्लियर हो गई बात? ये एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। क्लियर हो गया? यहां तक सबको समझ में आया? टर्म समझ में आ गए? जो टर्म होते हैं वो एक ऑपरेशन जो प्लस है या माइनस है, ऑपरेशन के जो साइन होते हैं, ऑपरेशन कितने टाइप के हैं हम लोग पढ़े? 4। क्या क्या होते हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो ये एक्सप्रेशन किससे सेपरेटेड होंगे? प्लस और माइनस। क्लियर हो गई यहां तक बात? समझ में आया यहां तक? अच्छा, तो टर्म्स आपको समझ में आ गए। इसके बाद यहां पर जो ये लिखा हुआ है, इस टर्म में 4 लिखा है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। तो यहां पर एक कोफिशिएंट क्या हो गया? 4, एक हो गया 5। क्लियर हो गई बात? ये सबको समझ में आया? तो 4 and 5 दीज टू आर कोफिशिएंट। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। एंड हियर दिस x एंड y दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं इनको? वेरिएबल्स। क्योंकि देखो नंबर ऑफ बॉक्सेस तो वेरी कर सकते थे ना, आपने 4 लेने हैं, 10 लेने हैं, 15 लेने हैं, लेकिन हर बॉक्स में कितने पेन है? 4 है। कोफिशिएंट तो 4 था, लेकिन ये चीज क्या कर सकती है? वेरी कर सकती है। नंबर ऑफ बॉक्सेस वेरी कर सकते हैं, तो इस चीज को हमने x y z इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गए? वेरिएबल। क्लियर हो गई बात? ये वेरिएबल्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फाबेट से। ठीक है। और ये जो कोफिशिएंट्स हैं उनको न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, रियल नंबर्स रहेंगे। क्या रहेंगे? रियल नंबर्स। इसके बाद does the expression this has, अच्छा यहां पर कितने वेरिएबल हैं? वेरिएबल कितने हैं? एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। क्लियर हो गई बात? ये और क्या इस वेरिएबल पे यहां पर जो पावर है वो कितनी है? 1। यहां पर भी पावर कितनी है? 1। सो दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद 2 वेरिएबल एंड उसमें भी पावर कैसी है? 1 है। अगर पावर 1 है तो समझ जाना ये कैसा है? लीनियर है। कैसा है? लीनियर। क्लियर हो गई बात? ये पावर 2 हो जाती तो फिर ये कैसा हो जाता? क्वाड्रेटिक। कैसा हो जाता? क्वाड्रेटिक। 3 हो जाती तो क्यूबिक, 4 हो जाती तो बाई क्वाड्रेटिक। क्या हो जाता है? बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर हो गई बात? ये इतना समझ में आया? बोलो, इसको नोट कर लो अगर करना चाहते हो। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। तो ये एक्सप्रेशन नोट कर लो। कोफिशिएंट किसको कहते हैं? वेरिएबल्स क्या है इधर पे, ये नोट कर लो। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 2। दिस वाज एग्जाम्पल नंबर 1। तो आपको समझ में आया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल में भी हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से स्टार्ट किया है, इसमें भी 2 वेरिएबल है। नेक्स्ट थिंग इज एग्जाम्पल नंबर 2। आपका नाम क्या है? हाँ, वेदांश। समझ में आया ये अभी? हाँ, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं। अगर यहाँ पर और भी कुछ होता, 4x² टाइप का कुछ, तो वो भी एक टर्म होता। उसमें 4 क्या हो जाता? कोफिशिएंट।
है ना, x क्या होता वहां पे, वेरिएबल, लेकिन उसमें पावर 2 है तो फिर वो लीनियर नहीं होता, फिर वो कैसा हो जाता, क्वाड्रेटिक। क्लियर हो गई बात ये। चलो एग्जाम्पल नंबर 2। अब आपके पास बुक नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि समझ में आ जाए, ठीक है। A rectangular garden of length L meters and width W meters has to be fenced and decorated. एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, देखो ध्यान से, इस गार्डन की जो लेंथ है वो L है और विड्थ कितनी है, W। बोलो, लेंथ L एंड विड्थ W। समझ में आया ये, क्लियर हुआ यहां तक। अब इसके बाद, और इसको क्या करना है, उस गार्डन को फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब समझते हो, एक तारबंदी कर दी है ताकि कोई चीज अंदर ना आ पाए, जैसे गाय वगैरह ना घुस पाए, ठीक है, इतना समझ में आया ये। तो और उसको क्या करना है, डेकोरेट करना है, गार्डन है, ठीक है। फिर उसने बोला है अ वायर फेंस इज टू बी लेड अलोंग द लेंथ कॉस्टिंग 100 रुपी पर मीटर। कितना है, जो लेंथ पर वायर लगेगा वो 100 रुपी पर मीटर होगा। क्लियर हो गई बात ये। नेक्स्ट, द वुडन फेंस इज टू बी बिल्ड अलोंग द विड्थ कॉस्टिंग ₹80 पर मीटर। यहां पर तो वायर लगाया है और जो विड्थ पर है यहां पर वुडन फेंसिंग की है, लकड़ी की फेंसिंग की गई है, ठीक है, और वो कितने की पड़ रही है, ₹80 पर मीटर। तो इस चीज को जरा यहां पे समझते हैं कि लेंथ तो L हो गई, बोलो, और जब इसमें वायर लगाओगे तो कॉस्ट ऑफ वायर कितना है, ₹100 पर मीटर, एंड कॉस्ट ऑफ वायर फेंसिंग लिख लेते हैं ना, और कॉस्ट ऑफ वुडन फेंसिंग का बताओ कितना लग रहा है यहाँ पे, ₹80 पर मीटर। कितना समझ में आया। अब जब ये रेक्टेंगुलर आपने गार्डन तैयार किया तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, बोलो, टोटल लेंथ कितनी होगी, बोलो जी, 2L। आ गई बात समझ में, क्यों, L ये है, L ये, तो 2L हो गई, L प्लस L। अच्छा, टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी बताओ, 2W। क्लियर हो गई बात, ये यहां तक सबको समझ में आया। हाँ, तो ये L और W क्या हो गए, एक तरीके से वेरिएबल, क्योंकि लेंथ हमें नहीं पता है ना, लेंथ तो वेरी कर सकती है, कितनी भी हो सकती है रेक्टेंगुलर गार्डन की, हमें पता ही नहीं है। W विड्थ ये भी वेरिएबल हो गया। तो याद रखना, जो अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल, और न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो कोफिशिएंट्स। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा है उसने, A special seeds has to be sown throughout the garden which will cost ₹50 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, जब इसमें और इसके अंदर कुछ स्पेशल सीड्स को बोना है, गार्डन सजाना है तो भाई इसमें क्या बोगे आप, कुछ सीड डालोगे फ्लावर वाले या फिर जो भी आप बोना चाहते हो, तो उससे क्या होगा, वहां पे डेकोरेट होगा वो। तो उसने जो कॉस्ट बताई है, तो कॉस्ट ऑफ सीड सोइंग इज इक्वल टू ₹50 पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है ये बात। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का अगर 1 मीटर ऐसा एक स्क्वायर बनाओगे तो उसका रुपया कितना लग जाएगा, ₹50 लग जाएंगे। लेकिन अगर आपको पूछा जाए टोटल एरिया बताओ जरा, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू W। ये इस पूरे रेक्टेंगुलर गार्डन का टोटल एरिया होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो होता है फॉर्मूला। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल कॉस्ट अगर हम इसकी निकालें, टोटल कॉस्ट ऑफ सीड सोइंग कितना हो जाएगा, ₹50 लगते हैं एक के, टोटल एरिया कितना है, LW। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई सीड को बोने की, 50L इंटू W। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, जब टोटल लेंथ ये है और पर वायर की जो है वो, जो वायर लग रहा है वो लेंथ वाइज लग रहा है, तो एक मीटर का कितना लगता है, 100, तो 12 मीटर का कितना हो जाएगा, 200L। समझ में आ रही है, 100 इंटू 2L। बोलो, ये चीज समझ में आ रही है, बोलो। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वायर फेंसिंग बताओ जरा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। वायर फेंसिंग की बताओ कॉस्ट कितनी हो जाएगी, बताओ। वायर फेंसिंग करनी है हमको, लेंथ वाइज करनी है, टोटल कॉस्ट बताओ कितना निकलेगा,
100 1 मीटर का होता है, टोटल लेंथ कितनी है 2L, तो आंसर क्या आ जाएगा 200L। अच्छा, टोटल कॉस्ट ऑफ, हाँ वो सब रुपीज में ही चल रहा है, ठीक है, ये सब रुपीज में ही रहेगा, कॉस्ट तो रुपीज में ही चल रही थी। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ वुडन फेंसिंग कितना हो जाएगा बताओ, वुडन फेंसिंग कितना हो जाएगा 80 इंटू 2W, कितना बनेगा रुपीज 160W। तो चलो, आपने जब इसमें फेंसिंग लगाई तो इतना रुपया बन गया होगा, जब इधर पे वुडन फेंसिंग की तो इतना रुपया बन गया होगा, और जो सीड बोए हैं आपने इस पूरे एरिया में तो कितना रुपया बन गया होगा 50 इंटू LW। तो अब आपसे पूछा जाए टोटल कॉस्ट कितनी लगी उस पूरे गार्डन को फेंसिंग और डेकोरेट करने के लिए, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट बताओ, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा बोलो, 200L प्लस 160W प्लस 50 इंटू LW। बोलो, ये क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें ये क्या है 3 टर्म है, कितने टर्म है इसमें 3 टर्म है, 200L 160L सॉरी 160W एंड 50 इंटू L इंटू W। क्लियर हो गई बात, ये 200 क्या है कोफिशिएंट ऑफ L, ये 160 क्या है कोफिशिएंट ऑफ W, 50 क्या है कोफिशिएंट ऑफ L इंटू W। क्लियर हो गई बात, ये पिछले वाले एक्सप्रेशन से और इस एक्सप्रेशन में अंतर क्या है कि वहां पर जो वेरिएबल्स थे वो अलग अलग थे, यहां पर एक ऐसा टर्म मिला है जहां पर दोनों वेरिएबल का क्या मिल रखा है आपको, प्रोडक्ट मिल रखा है। तो पहले वाले से और इस वाले में अंतर समझ में आया। अभी इसको हम क्या बोलेंगे, जस्ट अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आ रही बात ये, चलो हाँ किसको, अगर हमें ऐड, अभी ऐसे ऐड कैसे पता चल जाएगा कि आपको L और W तो पता ही नहीं है ना, वेरिएबल की वैल्यू तो पता ही नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ, हाँ अगर वैल्यू पता था तो ऐड कर पाओगे, लेकिन अभी तो ऐसे क्या है, यही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन छोड़ देंगे हम लोग। बोलो, इतना समझ में आया लीनियर पॉलिनोमियल में। कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म हियर, टर्म बता दोगे ना, 200L ये वाला 160W एंड 50 इंटू L इंटू W। कोफिशिएंट बता लोगे, कोफिशिएंट इधर कितना है 200, इधर कितना है, यहां कितना है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग पूरा जो चैप्टर पढ़ रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन है ये। समझ में आ रही बात ये। अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड एग्जाम्पल, क्या है ये, नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट, ये बस ऐसे याद करना, ये लिख लो एग्जाम्पल 2 और ये फाइनल, ठीक है, बाकी एनसीईआरटी में आपको मिल रखे है, दिया गया है सब कुछ, एग्जाम्पल है। अब ये एक्सप्रेशन याद रखो, ठीक है, एग्जाम्पल 2 में ये एक्सप्रेशन बन गया था, कैसे बन गया था वो एनसीईआरटी में दे रखा है एग्जाम्पल में, ठीक है, क्लियर हुआ ये दीक्षा, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3। एनसीईआरटी बहुत इजी लेके चल रही है, पहले आपको एनसीईआरटी खत्म कराएंगे फिर इसके बाद आरडी, ठीक है। अब आरडी में भी देखो, अगर ये चेंज हो गई है तो आरडी भी शायद पता चले कि चेंज हो जाए, है ना, हाँ 2026 की आ चुकी है, लेकिन उन्होंने तो पिछले वाले के अकॉर्डिंग ही छापे हैं, पुराने वाले हैं, तो अब एनसीईआरटी न्यू लॉन्च हो गई है तो फिर हो सकता है आरडी अपना कुछ करे, चेंज कर लाए, या हो सकता है क्योंकि तुम आरडी ऐसा स्पेसिफिक तो है नहीं कि सीबीएसई बोर्ड में ही पढ़ाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि आरडी शर्मा तो आईसीएसई बोर्ड में भी चल रही है, दूसरे बोर्ड्स में भी चल रही होती है, तो देखा कहा नहीं जा सकता कि आरडी शर्मा चेंज होगी या नहीं होगी, बट कोशिश ये करेंगे कि जो यहाँ पर टॉपिक चल रहा है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल चल रहा है, तो वो हम कवर वहां से भी कर लेंगे, ठीक है, पॉलिनोमियल्स बेसिकली। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3, इसके बाद एक्सरसाइज आने वाली है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, ये देखेंगे, इट सेज अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंट इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म द रेक्टेंगल। एक वायर है कितने कितने का 20 सेंटीमीटर का, और इसको बेंट किया गया है, ऐसे मोड़ा गया है, क्या बनाया गया है इससे, रेक्टेंगल। इससे क्या बनाएंगे,
एक रेक्टेंगल बना लेंगे, ठीक है, और बढ़ा लेंगे इसको, ठीक है, इससे रेक्टेंगल बनाया गया। अब फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ऐसे भी बना सकते हो कि लेंथ हमने कितना ले लिया और ये 3 सेंटीमीटर, तो ये 7 तो ये भी 7 रेक्टेंगल होगा, ये 3 है तो ये भी 3 हो गया, तो ये टोटल जरा देखो 7 + 3 10 और ये भी 10, तो ओवरऑल कितनी लेंथ हो गई 20। ये बात सबको समझ में आई? जैसे कि एक पूरा वायर दे रखा था, उसको बेंड किया गया, तो 7 लेंथ ले ली, 3 हमने क्या ले ली, उसकी विड्थ ले ली, और जब वो कंप्लीट देखोगे तो वो पूरा एक रेक्टेंगल 20 सेंटीमीटर का बन जाएगा, पेरीमीटर जिसका 20 होगा। क्लियर हो गई बात ये? तो ये तो उसने बता दिया कि ऐसे तरीके से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन कैन वी ऑल्सो हैव वन ऑफ द लेंथ 5.5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4.5 सेंटीमीटर, वी कैन ऑल्सो हैव दिस, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। एक तो ये हो गया, इस तरीके से बेंड कर लिया। हो सकता है कोई बच्चा ऐसे करे कि लेंथ ले लेता है 5.5 और ये ले लेता है 4.5। अब जरा बताओ, अब भी तो टोटल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। हाँ, तो वही वेरिएबल कुछ भी लेंगे, तो लेंथ हमने क्या ले ली x, बोलो, और y ये ले लेंगे, विड्थ कितनी ले लेंगे y। ये बात सबको समझ में आ रही है? टोटल कितनी लेंथ थी 20। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैंने ये x ली है तो ये भी x होगी, बोलो, और ये अगर हमने y ली है तो ये भी y होगी, और पूरा वायर इसी फॉर्म में बनाया गया है। इसका मतलब है कि टोटल लेंथ 2x, टोटल विड्थ 2y, और ये जो पूरा वायर की जो लेंथ बन गई दैट इज इक्वल टू कितना होगा 20। बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ या ना? तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको मिलेगा दैट अच्छा, कैन यू, इसमें पूछ रहा है थिंक ऑफ द फ्यू मोर वेज फॉर्मिंग दिस रेक्टेंगल, कैन यू राइट द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल्स, एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल्स, ठीक है, इस तरीके से जो रेक्टेंगल्स बनेंगे इनका एरिया लिख सकते हो क्या? ये है क्वेश्चन। बोलो, कुल मिला के क्या हो रहा है कि इन दोनों की जो आप देख रहे हो, इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम कितना है, लेंथ और विड्थ का 10 सेंटीमीटर, यही तो हो रहा है। बोलो, क्योंकि नेक्स्ट भी क्या रहेगा फिर 10 ही रहेगा। बोलो, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ या ना? सर ये कैसे आई, जरा ध्यान से देखो, 2x + 2y = 20 लिखा था आपने, 2 कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, x + y = 10, मतलब जो लेंथ है और जो विड्थ है दोनों का सम कितना होगा 10 होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर हुई ये बात? हाँ या ना? बोलो, पीछे सबको समझ में आया? अरे आवाज नहीं आ रही भाई तुम लोगों की, आ गई ना बात समझ? चलो, अभिमान आया है? हाँ, ये चीज क्लियर हो गई? हाँ, तो जब इस तरीके से कोई भी रेक्टेंगल आप बनाओगे तो जो लेंथ यहां पे लोगे और जो यहां पर विड्थ लोगे उन दोनों का ऑलमोस्ट सम कितना रहेगा, इक्वल टू सम कितना रहेगा 10। तो अब तुम और भी तरीके से बना सकते हो। तो सपोज करो अगर x मैंने क्या ले ली लेंथ और विड्थ ले ली मैंने y ना लेके मैं लिख रहा हूं 10 - x, लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना? क्योंकि देखो विड्थ, अगर ये देखो ये लेंथ है ये विड्थ है इज इक्वल टू 10 बन रहा है, तो विड्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 - l, और l को मैंने क्या लिया है x। बोलो, समझ में आ रही बात ये? तो लेंथ x हो गई, अगर ये x है तो विड्थ कितनी हो जाएगी, विड्थ कितनी हो जाएगी 10 - x। अब अगर तुमसे एरिया पूछा जा रहा है तो क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ x और ये 10 - x, तो ये बनेगा 10x - x²। क्या आपको ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया? दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बाय विच वी विल गेट अ एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात? ये समझ में आ रही बात ये है ना? अब जरा ध्यान से सुनो, यहां पर कितने टर्म है, कितने टर्म है, 2 टर्म है। एक तो हो गया 2x, दूसरा हो गया
एक्स स्क्वायर, इसमें कोफिशिएंट क्या है बताओ? 10। इसमें कोफिशिएंट क्या है? -1। क्या है? -1। आ रही है बात समझ में? ये क्योंकि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, बोलो। तो कोफिशिएंट क्या हो गया? -1। आ गई बात समझ में? हाँ या ना? तो थर्ड वाला एग्जांपल आपको क्लियर हुआ? हाँ, कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड द वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? ये इसमें बोल रखा है थिंक एंड रिफ्लेक्ट करके आ रहा है, ठीक है। एंड कैन यू पॉइंट आउट द सिमिलरिटी और डिफरेंस बिटवीन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑब्टेन्ड इन द एग्जांपल नंबर 1 एंड 3? 1 में देखो जितने भी थे उसमें क्या था? क्या था? 4x प्लस 5y प्लस 3। इसमें 2 वेरिएबल थे, है ना, और दोनों की पावर क्या थी? 1 थे। दोनों एक साथ नहीं लिखे थे, दोनों अलग अलग लिखे हुए थे, है ना। अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ा? 200 L 160 W प्लस 50 LW। यहां पर भी 2 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल हैं, L एंड W। दोनों पर पावर कितनी है? 1, ठीक है। बट यहां पर दोनों को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया है, दोनों का प्रोडक्ट देखने को मिला, ठीक है। यहां पर क्या हुआ? एक ही वेरिएबल है। कितने वेरिएबल हैं? एक ही वेरिएबल है, लेकिन यहां पर पावर क्या है? यहां 1 है और यहां पर 2 है। तो अब ये लीनियर नहीं है, ये कैसा एक्सप्रेशन है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्लियर हो गई बात? ये सबको समझ में आया? तो ये आपने एग्जांपल से समझ लिया कि क्या कोफिशिएंट्स होते हैं, क्या वेरिएबल्स हैं और क्या उसका पावर है। ये समझ में आया? अच्छा, now note that the algebraic expression in the example 1 and 2 involve the 2 variables, whereas the algebraic expression in the example number 3 has only 1 variable। एक ही वेरिएबल है यहाँ पर, कौन सा है वो? x। expression such as, चलो ये नोट कर लिया। एग्जाम्पल 3 में ये वाला नोट करना, ये नोट करो, ठीक है। एग्जाम्पल 3 में ये एक्सप्रेशन बना था, और ये बना कैसे है ये लिख लेना। लेंथ अगर x लोगे तो दूसरी विड्थ कितनी लेनी पड़ेगी हमको? 10 माइनस एक्स। यशस्वी 10 माइनस एक्स क्यों लिया? 20 माइनस एक्स क्यों नहीं लिया? हाँ, दोनों तरफ से आ रहा है, इधर इसका 10 आ रहा है, तो अगर ये x है तो ये कितना होगा? 10 माइनस एक्स। क्लियर हो गई बात ये? चलो, अब कुछ एक्सप्रेशंस हैं जैसे कि 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2y माइनस 5, 5y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, 3z प्लस 7। अच्छा, z मैं ऐसे बनाता हूं, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे करके? क्योंकि ये 32 अगर ऐसे किसी ने लिख दिया जल्दी में, है ना, तो ये 32 है, या 3z। z मतलब होता है, इट्स जीब्रा। क्या होता है? जेब्रा नहीं होता है, क्या होता है? जीब्रा। जी बोलते हैं उसको, जी सिनेमा, जी सिनेमा, है ना, पढ़ा है ना, देखा है? चलो, तो 3z प्लस 7, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल कितने हैं? एक ही वेरिएबल है x, पावर कितनी है? 1। यहां पर भी ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें भी वेरिएबल कितने हैं? एक ही वेरिएबल है, दैट इज x, बट पावर कितनी है? इधर 2 है। तो ये किस टाइप का हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। अच्छा, ये कैसा है? यहां पर ये लीनियर है, ठीक है। ये वाला वेरिएबल क्या है? सिंगल वेरिएबल y, और पावर 1 है, तो कैसा है? लीनियर। यहां पर बताओ जरा, कितने वेरिएबल हैं? वेरिएबल एक ही है y, बट यहां पर पावर कितनी है मैक्सिमम? 3। तो ये कौन सा हो गया? क्यूबिक। यहां पर लीनियर है, सिंगल वेरिएबल है, कौन सा? z। ये बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है ये बात? तो इन सभी को, ये जो सभी है, ये कैसे हैं? यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। क्या बनेंगे ये? यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल्स या वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्लियर है ये बात? अब इसको हम कैसे लिखेंगे? क्या? हाँ, यूनिवेरिएट बोलो, वेरिएट का मतलब हो गया वेरिएबल, वन वेरिएबल, इसको ऐसे और बोल दो, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल।
ठीक है, तो हम जब इस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे तो पॉलिनोमियल के लिए हम लोग यहाँ पे p लिख लेते हैं। p वेरिएबल किसमें था, x, विच इज इक्वल टू 4x। ठीक है, ऐसे लिखा हो जाएगा px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको लिखोगे py इज इक्वल टू 2y प्लस 5। इसको कैसे लिख सकते हैं, py और कैसे लिखा गया है 5y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, और इसको लिखेंगे pz 3z प्लस 7। ऑल दीज आर यूनिवेरिएट। यूनि मतलब हो गया सिंगल वन, और वेरिएट का मतलब किससे है, वेरिएबल से आया वर्ड। क्लियर है ये बात। दीज ऑल आर पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, और वी कैन से यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। क्लियर हो गई बात, ये सबको समझ में आया। हाँ, अब मैंने आपको एक क्लास पहले की थी जब मैंने, तो आपको बताया था कि ये पॉलिनोमियल कब बोले जाएंगे, जब वेरिएबल पर जो पावर होगी वो कैसी हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। मतलब n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 एंड 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है, लेकिन -1 -2 ये नहीं हो सकती। दूसरी चीज, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, 1/2 1/3 इस तरीके का नहीं हो सकता। देन द एक्सप्रेशन विल बी सेट टू बी पॉलिनोमियल। क्लियर हो गई बात, ये समझ में आ रही बात। ये जर्नल एक्सप्रेशन क्या होता है पॉलिनोमियल का, दैट an x to the power n, an minus 1 x to the power n minus 1 plus an minus 2 x to the power n minus 2 plus dot 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 up to a1 x1 plus a0। ये क्या है, जर्नल फॉर्म ऑफ एनी पॉलिनोमियल। और यहां पर याद रखना n क्या बिलोंग करता है, नॉन नेगेटिव। जो n है यहाँ पावर है, वो कैसी रहेगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर। लिख लो, फिर से लिख लो, और क्या। हाँ, नॉन नेगेटिव इसलिए बोला गया है कि अगर मान लो कि आपने ऐसे लिखा है px इज इक्वल टू 1, तो अब यहां पर x वेरिएबल में पावर कितनी है, 0 है ना। तो ये क्या 0 पॉजिटिव में काउंट करोगे, नेगेटिव में काउंट करोगे। तो फिर नॉन नेगेटिव मतलब हमें नेगेटिव नहीं लेने हैं, 0 ले सकते हैं, फिर नॉन नेगेटिव बोल दो, उसमें 0 इंक्लूड हो जाएगा। समझ में आ रही बात है। अब अलग से बोलो कि 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, इट्स बेटर टू से नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में कौन कौन से आ गए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में कहां से कहां तक आ जाएंगे, ये 0 एंड ऑल पॉजिटिव। क्लियर हो गया ये। चलो, इसके बाद एक टॉपिक है यहां पर डिग्री। क्या है, डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। द टॉपिक इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है, दैट द हाईएस्ट पावर ऑफ variable in any polynomial is called its degree। ठीक है, it's called its degree। अच्छा, एक चीज यहां पे मिस आउट हो रही है, इनको क्या बोलते हैं, ये जो an -1, ये क्या है, रियल नंबर्स। क्या है, रियल नंबर्स। इरेशनल भी हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये n कैसा रहेगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो ही ये पॉलिनोमियल बोले जाएंगे। अच्छा, डिग्री समझ में आ गया। हाईएस्ट पावर, अभी जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है, बताओ, 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। और इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो दीज काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस जिसमें डिग्री कितनी है, 3, क्या बोले जाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेकेंड इज
लेट से एक दिया हमने पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, तो यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है यहां पर 2, तो डिग्री कितनी हो गई 2। किस टाइप का हो गया ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोलो, मैक्सिमम देखना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद तीसरा है इसमें 3z प्लस 7, जो अभी मैंने एग्जांपल लिखे थे उन्हीं से बात कर रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, pz, पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल z, रिटन एज 3z प्लस 7। अच्छा, यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है, सॉरी z पे पावर कितनी है 1, तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री कितनी हो जाएगी 1। और इस टाइप का जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। बोलो, ये सबको समझ में आई, पॉलिनोमियल समझ में आया, लीनियर वाला मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी रहेगी 1। अगर कभी तुम्हें ऐसा दिख जाए कि पॉलिनोमियल तो लिख रहा है वो, लेकिन उस पॉलिनोमियल में कहीं एक्सप्रेशन में x वगैरह वेरिएबल नजर ही नहीं आ रहा है, यहां पे जैसे लिख दिया 5, तो अब यहां पर x वेरिएबल था लेकिन यहां नजर ही नहीं आ रहा है, तो इस टाइप का पॉलिनोमियल, एक कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसकी तुमसे अगर डिग्री पूछता है, किसकी पूछेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, तो डिग्री क्या लिख के आओगे, क्या लिख के आओगे 0, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट को हम x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 हो जाएगा। बोलो, तो डिग्री यहां पर कितनी है वेरिएबल की 0। क्लियर है ये बात। इसके बाद एक और चीज है, अगर कभी तुमको ऐसा दिख जाए ये, अच्छा एक बात याद रखना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में यहां पर जो भी कांस्टेंट लोगे वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। आई बात समझ में, कांस्टेंट कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो, क्योंकि अगर आपने कांस्टेंट की वैल्यू ही 0 ले ली तो फिर इसको हम लोग एक पर्टिकुलर टाइप का पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो जीरो पॉलिनोमियल। आई बात समझ में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। px इज इक्वल टू 0, कोई भी पॉलिनोमियल है और उसकी वैल्यू ही इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो ये कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल हो गया, जीरो पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड, हाँ या ना, क्लियर है ये बात। अच्छा, अगर ये 0 है तो अब इसकी डिग्री कैसे बताओगे, बताओ, मैंने बताया था ये 0 क्यों होगा, 0 तो उसकी है, कांस्टेंट की है। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि 0 बनाना है तो x टू द पावर 0 भी ले सकते हो, x टू द पावर 1 भी ले सकते हो, 0 तो ये सबकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि तो यहां पर x टू द पावर 2 कुछ भी ले सकते हो, x वेरिएबल की पावर तो कुछ भी ली जा सकती है। तो अब यहां पर हम लोग डिग्री क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। आगे बात समझ, अनडिफाइंड बोल दो या नॉट डिफाइंड। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, नॉट डिफाइंड। व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 0। व्हाट इज द डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, 1। व्हाट इज द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2। व्हाट इज द डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, 3। एंड इसके बाद तो फिर पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री। क्लियर हो गई, 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या कभी डिग्री निगेटिव हो सकती है, अगर निगेटिव पावर लिखी है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है, समझ में आया। चलो तो अब एक्सरसाइज सेट 2.1 करेंगे एनसीईआरटी का, ठीक है। एक्सरसाइज सेट 2.1, इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो भैया, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपको बस डिग्री तुरंत बतानी है, ठीक है। बताओ, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, डिग्री कितनी है, कोई बच्चा ऐसा बैठा जिसको समझ नहीं आएगी डिग्री 2 क्यों है, बोलो, नहीं आया तो फिर ऐसे क्यों कर रहा। अच्छा, इसमें बताओ पीयूष, इसमें डिग्री कितनी है, यहाँ माइनस है, डिग्री कितनी हो गई 3। मैक्सिमम देखना है आपको कितनी पावर गई है वेरिएबल, क्लियर है ये बात। अच्छा, -9 लिखा है, डिग्री क्या है, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल नजर ही नहीं आया। जब वेरिएबल नजर ना आए तो अपनी वजह से, अपनी मर्जी से x टू द पावर जो भी है,
अगर y में होता तो y लिख लेते, y टू द पावर 0। ये कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट है तो पॉलिनोमियल कैसा हो गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है वैष्णवी? 0। अच्छा 4z माइनस 3 बताओ। देख लो इस बेवकूफ को, 0 बोल रहा है, इतना समझाने के बाद 0 बोल रहा है। z पर पावर कितनी है? मैक्सिमम 1 ही है, तो कैसा है? डिग्री 1 है। और किस टाइप का पॉलिनोमियल हुआ ये? कैसा हुआ? लीनियर। क्लियर हुआ ये सबको? कोई दिक्कत? चलो अब मैं आपसे पूछूं, राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन दूसरा आया है, राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 2 एंड डिग्री 3। तो आपको 3 एग्जाम, क्या सेम सेम लिखा हो? हाँ तो डिग्री वही रहेगी, हाईएस्ट कितना गया? अब तुम खुद सोचो, देखना ध्यान से। 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। तो आपने जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े थे तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स जैसी चीजें पढ़ी थी। तो जब ये लाइक टर्म्स हो गए तो क्या करोगे? ऐड कर दिए जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? जो तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा है तो वो यही हो जाएगा। अब भी डिग्री क्या है? डिग्री तो 2 ही रहेगी। क्लियर हो गई बात? ये समझ में आ गया? चलो अब आपसे जो मैंने बोला है कि राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, चलो पॉलिनोमियल बनाना है डिग्री 1 का, x पर पावर 1 होनी चाहिए और कुछ भी लिख दो, हो गया पॉलिनोमियल। डिग्री 1 है, पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। दूसरा पूछ रहा है कि अगला क्या करना है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 बनाना है। तो 2 बनाना है तो x स्क्वायर कर दो, फिर आपकी मर्जी है कुछ भी कर दो। अगर अकेला 3 लिख दिया तो भी चलेगा, अगर अकेला x स्क्वायर लिखा है तो भी चलेगा, अगर थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना ऐसे लिख दिया तो भी चलेगा। क्लियर हो गई बात? ये आपको ध्यान ये देना है कि मैक्सिमम पावर कितनी चढ़ानी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट डिग्री 3 बनाना है, एक्स क्यूब, मान लो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। डिग्री कितनी है? 3। समझ में आ गया? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट सेज दैट व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब। जरा ध्यान से देखना इस एक्सप्रेशन को, पॉलिनोमियल का है ये। पॉलिनोमियल देखो और इसमें आपको बताना है व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 6, तो एक तो आंसर 6 हो गया। एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब? माइनस का 3। क्या बोलोगे? माइनस का 3। समझ में आ गया? बोलो जी। इजी है? हाँ कोफिशिएंट बता पाओगे? हाँ चलो गुड। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दे रखा है कुछ इस तरीके से, प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। इसमें z का कोफिशिएंट निकालना है आपको। क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ z। क्या एक्सप्रेशन में कहीं पर भी z वाला टर्म आया है? देखो यहाँ क्यूब है, फिर यहाँ स्क्वायर है, तो z वाला है ही नहीं, गायब है। इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है? 0। क्या है? 0। जो टर्म आपको नहीं दिख रहा है इसका कोफिशिएंट क्या ले लेना है? 0। क्योंकि इस पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या? जरा ध्यान से देखो, 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर प्लस 0 इंटू z माइनस 11। बोलो, लिख सकते हैं? ये वाला टर्म दिखेगा ही नहीं, 0 हो जाएगा, तो यही बनेगा फिर। बोलो, तो हम कोफिशिएंट क्या ले लेंगे यहाँ पर? क्या ले लेंगे? क्लियर हो गया? ये सबको समझ में आया? चलो गुड। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया गया है आपको, दैट इज x में है 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x एंड देन माइनस 10। इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म बताओ। ऐसा टर्म जिसमें कोई वेरिएबल चिपका हुआ ना रखे, तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा?
कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू, अगर इसकी मैं डिग्री पूछूं अर्पित कितनी है, इसकी डिग्री 3। वेरी गुड, समझ में आ गया सबको? कोई बच्चा ऐसा बैठा जिसको नहीं समझ में आया? हाँ, हाँ, नहीं आया क्या? चलो जी, इतना अगर क्लियर हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ेंगे? एक एक्सरसाइज खत्म एनसीईआरटी की। हाँ, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाते तो फिर एक्सरसाइज क्या है, निपटा डालो। अभी आपको जब डीपीपी देंगे तो वो आपने बस क्या दिमाग में रखना है, जो कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, डिग्री क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक इसमें जैसे नहीं दे रखी है जीरो पॉलिनोमियल की, और पुरानी वाली जो किताब थी एनसीईआरटी उसमें दे रखा था जीरो पॉलिनोमियल की, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलो चेंजेस आए हैं तो चेंजेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल्स। सबसे पहला क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ध्यान से देखो, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, इसका जो जर्नल फॉर्म है वो है ए एक्स प्लस बी। कैसा है? ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। ठीक है, और यहां पर पावर कितनी रहेगी वेरिएबल की? 1। तभी ये कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? ये समझ में आया सबको? लेकिन यहाँ एक कंडीशन भी है, दैट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए 0 ले लिया फिर ये लीनियर नहीं रहेगा, फिर ये बन जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसा बन जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आ रही बात ये? चलो, समझ में आ रहा है ये सबको? बोलो। तो अगर एक एग्जाम्पल नंबर 4 देखें इस एनसीईआरटी का, उसमें लिखा है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड x इज 4x। एक स्क्वायर है, उसकी साइड कितनी है? x। तो स्क्वायर की सारी साइड्स कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, तो सभी x हो गई। इसका पेरीमीटर अगर पूछा जाए तो क्या बनेगा? 4x। ये किस टाइप का पॉलिनोमियल हुआ? लीनियर है। क्यों? क्योंकि यहाँ x जो है उसकी पावर कितना है? 1। क्लियर हो गई? अगर मैं पूछूं इसमें कोफिशिएंट कितना है ऑफ x इज इक्वल टू 4। ठीक है, नाउ अब पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर चलो एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5 एनसीईआरटी का। उसमें बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ चेस क्लब, चेस क्लब जानते हो क्या होता है? जहां पे चेस वगैरह खेला जा रहा है, क्लब होते हैं भाई। इसमें क्या, जाओ एंट्री फीस जमा करो, 2 प्लेयर होंगे आपस में बैठ के वहां चेस खेलो। ठीक है, तो इसमें लिखा है चेस क्लब चार्जेस अ ज्वाइनिंग फीस ऑफ ₹200। ज्वाइनिंग फीस कितनी है? 200 प्लस ₹50 फॉर एवरी मैच प्लेड। आपने क्लब को ज्वाइन करना है तो 200 रुपए चार्ज तो देना पड़ेगा, और फिर वहां पर जितने मैच खेलोगे हर मैच की फीस कितनी देनी पड़ेगी? 50 रुपए। ये बात सबको समझ में आई? नाउ द फॉलोइंग टेबल्स shows the amount of player will have to pay as the number of matches varies। चलो एक टेबल बन रखी है, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय द प्लेयर। ठीक है, और नीचे साइड लिखा है अमाउंट पेड। अमाउंट पेड, अच्छा धंधा है भाई। है 10-15 चेस बोर्ड लेके बैठ जाओ, बढ़िया एसी वेसी लगा दो, और टेबल ऐसी रखो कि एक उस तरफ चेयर एक इस तरफ चेयर, है ना, बढ़िया चेस बोर्ड व्हाइट ब्लैक रख के, और इसके बाद आप क्या बोलना है? भैया 200 रुपए लगेंगे क्लब को ज्वाइन करने के, और फिर आप दिन में 2-3 मैच खेलोगे तो एक पर्सन से कितना रुपया? 50 रुपए पर मैच है यार। तो तुम खुद सोचो कि एक बार मैच में 2 लोग खेलेंगे तो दोनों का 100 रुपया बन गया, और तुम्हारे पास 10 बोर्ड है, कितने हो गए? खेलने कौन आएगा? तो इसके लिए ऑडियंस चाहिए होगी ना, इसके लिए तुमको अपने कस्टमर्स जोड़ने पड़ेंगे जो इच्छुक होंगे। ठीक है ना? अब ये चीजें कहां पे की जा सकती है?
हाँ? अरे यार ऐसा थोड़ी ना है। नहीं, जो ऑनलाइन पे डाउनलोड नहीं तो नहीं, वो जो बूढ़े बूढ़े वो लोग होते हैं ना, जो रिटायर्ड लोग हैं और जिनको जिनको चेस खेलने का शौक है, अरे भैया देखो, सप्लाई एंड डिमांड जैसी चीज होती है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन अच्छे बनाए हैं इस बार। एक मैच खेला, रुको, अगर एक मैच खेला तो 200 रुपए तो क्लब की फीस और 50 रुपए एक मैच के, कितने हो गए? 250। इसके बाद दो मैच खेले तो 300 रुपए, तीन मैच खेले तो 350, फोर मैच खेले तो 400 एंड सो ऑन, आगे जा रहा है। अगर उसने m नंबर ऑफ मैच खेले, कितने नंबर ऑफ? m नंबर ऑफ, तो 200 रुपए तो वो लगेंगे ही लगेंगे और 50 इंटू m लग जाएगा। अगर m की वैल्यू लेट से 20 है तो 50 इंटू 20। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात ये? तो अब जब इधर इस सिचुएशन को आपने देखा तो अमाउंट पेड का एक आपको क्या मिला? एक एक्सप्रेशन मिलेगा 200 प्लस 50m। m क्या है यहां पर? वेरिएबल, नंबर ऑफ मैचेस, m फॉर मैच, m नंबर ऑफ मैच खेले, तो 50m प्लस 200 ऐसे लिख सकते हैं, बोलो 50m प्लस 200। यहां पर बताओ क्या इस एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है? ये किस टाइप का पॉलिनोमियल बनेगा? अमाउंट अगर हम देखें, अमाउंट पेड पर मैच, बोलो ये बना एक कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर हो गई बात? ये कोफिशिएंट ऑफ m कितना है? 50। कांस्टेंट टर्म कितना है? 200। ये बात सबको समझ में आ गई? गुड। हाँ बोलो। अगर एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे कि पूरा पैसा उसने, अब इफ अ प्लेयर पेड 750 रुपीज, कितने रुपए लगाए उसने? 750। तो बताओ उसने कितने मैच खेले होंगे? फटाफट कैलकुलेट करो। अगर पूरा टोटल अमाउंट जो पे किया उसने वो था 750, तो आपको m निकालना है, बोलो। हाँ, अमाउंट कितना पे किया? 750। m की वैल्यू निकालो, फटाफट करो। इधर हो जाएगा 200 घटा दो तो कितना हुआ? 550 इज इक्वल टू 50m। m इज इक्वल टू डिवाइड बाई कितना आएगा? कौन 15 बोल रहा था? हाँ हाँ, तो पूरे का क्यों निकाल दिया था? उसने अमाउंट पे किया है कितना? इफ अ प्लेयर पेड 750, तो 750 में पहले 200 तो क्लब की फीस निकालो ना, तब जो फीस बनी वो हो गई नंबर ऑफ मैच जो प्ले किए उनकी फीस। वो कितने आएंगे मैचेस टोटल? कितने आएंगे? 11। क्लियर हो गई बात ये? तो आपने अगर ये बनाना सीख लिया तो इसका मतलब फिर आप लाइफ की जो सिचुएशंस हैं वो हैंडल कर पाओगे। क्लियर हो गई बात ये? चलो अब एक क्वेश्चन आया है, द सम ऑफ टू नंबर इज 64। क्या है क्वेश्चन? हाँ बोलो। अच्छा, अगर तुम्हारे पास ये क्लब होता, अबे यार ये क्या बात हो गई, तुम्हारा ही क्लब होता तो देखो, मैथ्स ऐसे नहीं, मैथ्स आपको सोसाइटी में जो है चीजें चल रही उसमें आपको हेल्प देती है। अगर 1 किलो सब्जी इतने की है तो 50 किलो कितने की हो जाएगी? है ना? अगर मान लो 1 किलो सब्जी x रुपीज की है और आप लेने गए 135 किलो, तो कितने की हो जाएगी? क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? तो फिर अब बोलो कि रियल लाइफ सिचुएशन से, अब हमें तो लीनियर पॉलिनोमियल का कहीं दिख नहीं रहा यूज। तो सिचुएशन अभी ऐसी नजर आ रही है ना? अब सुनो, मान लो कि यही तुम्हारा बारीकियां सुनार होते तुम, वहां पे ग्राम्स में चलता है, मिलीग्राम में भी चलता है, फिर क्या करते तुम?
फिर तुम पेन पेपर नहीं रगड़ोगे, फिर कैलकुलेशन है। अरे उससे क्या मतलब है, ये कभी भी भूल के मत बोलना, स्पेशली मेरी क्लास में, कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारी जिंदगी में कहाँ आएगा। साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक्स वाई जी, ये कहाँ आएंगे, ये सब आते हैं, बस तुमको दिखता नहीं है। जो तुम गेम खेल रहे हो, उस गेम के अंदर जो कर्व्स बन रहे हैं ना ट्री के, वो भी क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन से ही वो ऐसे ग्राफिक्स बन रहे होंगे। तो कोडिंग जब की जाती है तो वहां पे फंक्शंस डाले जाते हैं, तो फंक्शंस वो कैसे, अब वो कर्व कैसे बनेगा, वो ग्राफिक कैसे बना होगा, हाँ तो कर्व बना होगा, कुछ पेड़ है वो उसका कर्व ऐसे आया होगा। पिक्सल्स कैसे बन रहे हैं, पिक्सल्स क्या है, आगे पढ़ोगे तो कुछ चीजें जो आपको दिखती नहीं, जरूरी नहीं कि वो आप है नहीं, लाइफ में चल नहीं रही हैं, होती सब है। वो आपका वही होता है ना, भगवान है, दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते, क्योंकि हमने प्रोसेसिंग हमें पता ही नहीं है, बुरे कर्म कर रखे हैं। चलो खैर, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल 6, लिसन, द सम ऑफ टू नंबर इज 64। दो नंबर का सम कितना दे रखा है, 64। इफ वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर, इफ जो दूसरा नंबर है दैट इज 10 मोर देन द अदर, व्हाट आर द टू नंबर्स। हाँ चलो देखो ध्यान से, लेट वन नंबर इज x, ठीक है, एंड अनदर नंबर इज 10 बड़ा है ना उससे, x प्लस 10, और दोनों का सम कितना है, 64 है ना। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना बनेगा, 64। तो ये जाएगा 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 64। बोलो तुमसे पूछा क्या गया, व्हाट आर द टू नंबर्स। तो 2x इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू, एक नंबर मिल गया, तो दूसरा नंबर कितना होगा, तो फर्स्ट नंबर इज 27 एंड द सेकेंड नंबर इज वही 27 प्लस 10 कर दो, दैट इज 37। आई बात समझ में, ये क्वेश्चंस समझ में आया। अच्छा, तो ये जो चीज लिखी थी मैंने, अगर मैंने सिर्फ इतना लिखा है, ध्यान से देखना, इतना लिखा है 2x प्लस 10, दिस इज पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लेकिन जब मैं उसको इक्वेट करके कुछ वैल्यू दे दूंगा, नाउ दिस इज बिकमिंग अ इक्वेशन। क्या बन गई, इक्वेशन। क्लियर हो गई बात, ये समझ में आया। ये अभी तक तो ये सिर्फ ऐसे है, एक पॉलिनोमियल है ये 2x प्लस 10, व्हेन यू जस्ट इक्वेट इट टू सम वैल्यू, जैसे यहां 64 बोला, अब ये क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन। जब इक्वलिटी का साइन आ जाएगा तो फिर वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन। अगर यहां पर x पे पावर कितनी है, 1, तो लीनियर है। 2 हो जाती तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 हो जाती तो क्यूबिक इक्वेशन, 4 हो जाती तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गई बात ये। चलो अब आते हैं, एक वर्ड है यहां पर एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, फंक्शन। क्या मेंशन किया गया है, फंक्शन। आज कोई एब्सेंट है, शिवेंद्र, और 2-3 और है, एक और है। आज यार देखो यही होता है, जब मैं मन लगा के पढ़ा रहा हूं यहाँ पे तो एब्सेंट हो जाना है, और फिर अगली क्लास में डब्बा गोल, नहीं समझ में आया। देखो जब एक हमेशा बात याद रखना, जितनी क्लासेस कम मिस कर पाओ, मिनिमम 100% अटेंडेंस है, ठीक है। अरे उस टाइम पे हो सकता है कि तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है, ठीक है, हेड डाउन कर लो, सो जाओ, लेकिन तुमको ये तो पता रहेगा कि उस क्लास में हुआ क्या था। तुम आए ही नहीं, तुमको यही नहीं पता रहेगा कि चल क्या रहा था वहां पे। हेड डाउन कर दो, मैं नहीं बोलूंगा, अगर जाना चाहते हो तो फिर बाद में अगर ज्यादा तबीयत खराब हो रही तो मैं भेज दूंगा, लेकिन आके यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो,
थके हो, अब कुछ ऐसे हो, शिवेन बोलेगा मैं तो सर थक गया था, फिर मैं सो गया था, फिर मैं आया नहीं, यहां के बैठ जाता, नहीं भी लिखता तो उसको ये तो पता चलता कि क्या चल रहा था क्लास में, क्या पढ़ा था क्लास में। एंड डे वन तो कभी मिस नहीं करनी चाहिए, डे वन तो कभी मिस मत करो। चलो जी, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, फंक्शन है, क्या है, एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। जरा ध्यान से सुनो। तो लेट्स से हमारे पास एक मशीन है, क्या है, मशीन, और इसका एक ये हाथ है और एक ये हाथ है। अबे यार, जैसा बना है वैसा ही तो बनाएंगे, हाँ। कैसी कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ। ठीक है, अरे बाबा, ये है मशीन, इनपुट आउटपुट मशीन। अरे रुक जाओ भाई, काम की आएगी, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, पहले वो चीज समझो। इनपुट एंड आउटपुट मशीन, अच्छा इतने क्वेश्चन तो स्कूल वाले टीचर से करते हो, काय की मशीन है, क्यों है, इतने में तो तुमको इधर आ तू पीट के बाहर कर देता। चलो देखो, दिस इज इनपुट आउटपुट मशीन। तो है क्या यहाँ पे, यहां पर एक हमने इक्वेशन फीड की है, क्या फीड की, इक्वेशन, एंड दैट इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। क्या दी है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहां पर एक आपने क्या दे दी है, इक्वेशन फीड कर दी, ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। और फिर हमने यहां पर दिया एक इनपुट, क्या दिया, इनपुट, इनपुट दिया दैट x की वैल्यू आप लिखो 4। अरे 5 लेना चाहो लो 5 ले लो, तुम्हारी मर्जी है। चलो, वहां पर इनपुट मैंने कितना दिया, x की वैल्यू को मैं कितना रखूंगा, 4। तो अब जब ये रखा जाएगा, इस मशीन में जाएगा, तो x की जगह क्या लेगी मशीन, 5। फिर इसका कैलकुलेशन करेगी, तो तुमको आउटपुट क्या देगी, y, दैट इज यहां 5 रखा तो आउटपुट क्या मिला, 30। क्लियर हो गई बात ये। तो ये कुछ फंक्शन कर रही है मशीन, बोलो, ये स्विच है कुछ ऐसे, ये रेड है और ब्लैक है, ठीक है। 13 कहां से आया, वही चीज तो बता रहा हूं कि एक इक्वेशन आपने फीड की मशीन में, x की वैल्यू फीड की आपने, तुरंत आपको क्या दिया उसने, y कैलकुलेट करके दिया। तो इनपुट क्या होगा, x, y क्या हो गया, आउटपुट। तो इसको ऐसे लिखोगे 2x प्लस 3, इनपुट किस में दिया, x में, आउटपुट किसके फॉर्म में मिला, y के फॉर्म में। क्लियर हो गई बात ये। तो यहां पर y आउटपुट है, किस वैल्यू को रखने पर मिलता है, x को रखने पर मिलता है। तो यहां पर y इज फंक्शन ऑफ x, हाउ y इज रिलेटेड, y इज फंक्शन ऑफ x, x की वैल्यू डालते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएगी। क्लियर है बात, समझ में आ रही बात, ये इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, y इज फंक्शन ऑफ x। और ये कैसा फंक्शन हो गया, लीनियर फंक्शन है, कैसा है, लीनियर, पावर क्या है x की, 1, 2 होता तो फिर कैसा फंक्शन हो जाता, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्लियर हो गई यहां तक बात, चलो नोट करो इसको। मशीन बनाओ या ना बनाओ, ठीक है, बनाओ बनाओ, लिख लो, y इज फंक्शन, लिखा जाता है y इज फंक्शन ऑफ x, मीन्स दैट इफ यू पुट द x यू विल गेट y, ठीक है। अपूर्व, समझ में आ रहा है। किसी भी बच्चे को रत्ती भर डाउट हो ना कि ये क्या है, क्यों है, पूछ लेना, ठीक है। जैसे यहां पर अगर मैं बोलूं कि ये जो अमाउंट था, ठीक है, अब ये अमाउंट इज इक्वल टू 50m प्लस 200, यहां डाल दो, तो m तुमको बस पुट करना पड़ेगा, m डालोगे तुमको क्या मिल जाएगा, m की वैल्यू डालोगे तुमको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा, अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात ये। तो यही सेम चीज अगर मैं इधर पे आपसे पूछूं
इस वाले केस के लिए पूछूं कि बताओ अगर इस चीज को मैंने मशीन के अंदर डाला, ठीक है, इसको फीड किया मैंने यहाँ पे, तो एक्स एम की वैल्यू, जैसे यहां पर देखो ये मशीन है, तो यहां पर अमाउंट निकाल रही होगी वो मशीन, इस तरीके से लिखा है। आउटपुट हम इनपुट चाहिए हमको m इज इक्वल टू लेट से 7, तो बताओ यहां पर आउटपुट कितना मिलेगा, बोलो कितना मिलेगा, बोलो बोलो 7 मैच में कितना पैसा बनेगा, हाँ 200, कितना बनेगा 550। क्लियर हो गया, ये समझ में आया ये प्रांजल, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ऐसा ही एग्जाम्पल 3, जब वो रेक्टेंगल बेंड किया गया था, रेक्टेंगल बेंड किया था 20 सेंटीमीटर वाला, तो उसमें आपने देखा था कि एरिया कैसे निकल रहा था, बोलो x इंटू 10 माइनस एक्स, तो इक्वेशन क्या बन गई थी 10x माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है, क्या ये एक इक्वेशन है, a इज इक्वल टू दिस, है ना, क्या मैं इसको मशीन के अंदर डाल सकता हूं, और फिर मैं आपसे पूछूं कि एक इनपुट लेना है, मशीन में डाला, आपको क्या निकाल के देगा, एरिया कैलकुलेट करके देगा, आउटपुट क्या देगा एरिया, आपने वैल्यू बस डालनी है कि x कितना चूज किया गया है, और मैं आपको बोल रहा हूं x आपने लिया है 6 सेंटीमीटर, कितना लिया है 6 सेंटीमीटर, तो ये जो 20 सेंटीमीटर का वायर था और इसको आपने बेंड करके एक रेक्टेंगल में बनाया, और इसमें आपने अगर ये जो x लिया था वो 6 सेंटीमीटर ले लिया है, तो बताओ भैया एरिया कितना बनेगा जाके। तो चलो इधर पे इक्वेशन में x की जगह क्या रखोगे, x की जगह क्या रखोगे अर्पित, x की जगह क्या रखोगे 6, तो वैल्यू बताओ कितनी आएगी एरिया की, कितनी आएगी, एरिया कितना आएगा 10 इंटू 6 माइनस 6 का स्क्वायर, दैट इज 60 माइनस 36, कितना आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू है, एरिया बोल रहा तो एरिया की यूनिट लगाओगे। क्लियर हुआ ये, बोलो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, चलो अब मैं आपसे, सो बेसिकली यहां पर है क्या कि ये एक कोई लीनियर पॉलिनोमियल कहां गया, ये एक जैसे लीनियर पॉलिनोमियल था, तो लीनियर पॉलिनोमियल की तुमसे वैल्यू पूछ सकता है एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू पर, ठीक है, जैसे यहां पर मैं एक आपको लीनियर पॉलिनोमियल दे रहा हूं, आपको वैल्यू बतानी है, अब क्या बतानी है वैल्यू, एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज सेट 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0, और पॉलिनोमियल है ये, बताओ सॉरी ये पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल, x की वैल्यू 0 रखने पर कितनी वैल्यू आएगी, कितना आएगा आंसर, तो पॉलिनोमियल क्या है यहां पर 5x माइनस 3, x की वैल्यू कितनी रखनी है 0, तो यहां पर रखोगे 0 तो क्या मिलेगा आपको टोटल -3, तो पता चल गया आपको। अगर मैं बोलूं x इज इक्वल टू -1 रखना है, बताओ फटाफट वैल्यू कितनी आएगी, px इज इक्वल टू 5x माइनस 3, तो अगर मैं x की जगह -1 रखता हूं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या निकल रहे हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल ये है, वैल्यू कब निकालनी है एट x इज इक्वल टू -1, तो यहां पे क्या करोगे x जहां जहां x रखा है वहां पे क्या रखोगे -1, कितना आएगा -5 इंटू क्या हुआ -8, बोलो हाँ सर आपने जो अपनी वर्कशीट पर वो लाएगा ये थे x इक्वल टू b प्लस रूट 5 दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x, फिर वो भी ऐसी पॉलिनोमियल नहीं, वो अलग चीज है यार, वो रेशनलाइजेशन का है, वो अलग है, वो हाँ नहीं वो अलग चीज है, वो पॉलिनोमियल में नहीं काउंट करेंगे, वो पॉलिनोमियल अलग चैप्टर है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नहीं है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही काउंट किए जाएंगे, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, व्हाई, बिकॉज यहां पर डिग्री कितनी हो जाएगी, सॉरी पावर क्या हो रही है नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए तभी पर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज जस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब एक्सरसाइज, ओके काफी हो गया है,
अब हम लोग